डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस के अंतर्गत पार्ट 2 पर विचार करेंगे। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में आपको टेंस के जनरल नियम के बारे में बताया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों से आपका परिचय कराया था। लेकिन आज हम लोग प्रत्येक टेंस के अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार भाग होते हैं। उन्हीं चारों में से पहला जो है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हम लोग विचार करेंगे। इसलिए आप सभी ध्यान दें और इसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, उसी तरह पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य को कैसे आप पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसका पहचान देखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में पहला लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसका पहचान लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान दें। लिखा है क्रिया प्लस ता है, ते है, ती है, ते हो। अर्थात हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर उसके अंत में पहचान हो क्रिया प्लस ता है, ते है, ती है, ते हो, तो उस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। किसी विद्यार्थी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग पहचान के कसौटी पर उसको हम लोग तौलेंगे और देखेंगे कि क्या जिस टेंस को मैं पढ़ लिया हूं उस टेंस के अंतर्गत यह सेंटेंस आ रहा है। तो याद रखेंगे, मैं पढ़ता हूं, वह लिखता है, आप जाते हैं, सोहन आम खाता है, वे लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, सीता भोजन पकाती है, आप नदी में तैरते हैं। तो जितना भी वाक्य है ये सारे वाक्यों में पहचान है क्रिया प्लस ता है, ते है, ती है, ते हो। जैसा कि आप देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट, राम पढ़ता है, तो ता है दिया हुआ है पहचान। उसी तरह हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो जाते हैं तो ते हैं आ रहा है पहचान, यानी जाना क्रिया है और उसके अंत में ते हैं। उसी तरह 3 नंबर वाक्य देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उड़ना क्रिया है और उसके अंत में क्या पहचान है? ती है। उसी तरह आप देख सकते हैं 4 नंबर, सोहन आम खाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोहन आम खाता है, तो इसमें खाना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, उसके अंत में पहचान है ता है। उसी तरह 5 नंबर में वह पानी पीता है, तो पीना क्या है? वर्ब है, उसके अंत में पहचान क्या है? ता है। उसी तरह 6 नंबर में आप देखिए, चपरासी घंटी बजाता है, तो बजाना क्या है? क्रिया है, वर्ब है, उसके अंत में क्या है? पहचान ता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा उसके अंत में, यानी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो अवश्य दिया होगा। और मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हमेशा आप अपने माइंड में एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में अगर वह वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो भूल कर भी उसमें इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पहचानता है, ते है, ती है। तो जब भी यह पहचान दिया हो तो कभी भी उसको इज, एम, आर के द्वारा अनुवाद नहीं करेंगे। अब चलिए आप देखिए आगे, अब हम लोग बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं बनाने का नियम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अगर आपको मालूम हो गया यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बनाने का नियम क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। बनाने का नियम में अब लिखा हुआ है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अर्थात वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, जब किसी हिंदी वाक्य में
पहचान होता है, ते हैं, ती है, ते हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अनुवाद करते हैं। पहचान के बाद आप आएंगे बनाने का नियम, तो बनाने के नियम में कहता है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, हम लोग जाते हैं, वी गो, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, लड़के जाते हैं, बॉयज गो, लड़के जाती है, गर्ल्स गो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, लेकिन ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। अर्थात एक बात हमेशा आप दिमाग में रखेंगे कि कोई भी वर्ब पहले से प्लूरल में रहता है। जब वर्ब में एस ईएस का प्रयोग करते हैं, यानी उसके अंत में एस आई एस जोड़ते हैं, तो वह सिंगुलर बन जाता है। तो इसको हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। तो आप याद रखेंगे, जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और एक वचन करता हो, एक वचन का मतलब क्या हुआ, राम, श्याम, सीता, गीता, तो उस वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़कर उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। जैसा कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कहां पर एस का प्रयोग करेंगे, कहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए लिखा हुआ है नोट में, जिस वर्ब के अंत में सी एच, एक्स, जेड, ओ, डबल एस, एस एच रहे, तो उसके अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है, तथा बाकी में सिर्फ एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई वर्ब हो, उस वर्ब के अंत में सी एच आया हो, एक्स आया हो, जेड आया हो, ओ, डबल एस, एस एच, तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी एच, तो टीच हो गया, टी ई एस सी एच, अंत में सी एच है तो टीचेज हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए गो है, तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, उसके अंत में ओ है तो गोज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सिंगुलर बन जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि पुश, पी यू एस एच, ढकेलना, तो एस एच है तो उसके अंत में जोड़ेंगे ई एस, तो पुशेज हो जाएगा, ढकेलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर एस या ईएस इसका प्रयोग करना है, तो अगर सी एच, एक्स, जेड, ओ, डबल एस, एस एच रहे उसके अंत में, यानी वर्ब के अंत में, तो ईएस जोड़कर हम लोग सिंगुलर बनाएंगे, तथा बाकी के अंत में यानी सिर्फ एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, गो लिखा है तो अंत में वो है, तो इसके अंत में हम ईएस जोड़ दिए हैं तो ई बन गया आपका गोज। उसी तरह डू है, वो है, यहाँ पे ईएस जोड़ दिए, यहाँ पर ईएस जोड़ दिए, तो ये भी क्या बन गया आपका सिंगुलर बन गया, डज। उसी तरह रीड है, तो आप देख सकते हैं कि रीड में सिर्फ एस जोड़ा गया है क्योंकि डी है अंत में, तो जब अंत में डी है तो सिर्फ एस जोड़ा गया तो रीड्स हो गया, यानी पढ़ता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि किस प्रकार हम किसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि नियम यहाँ लिखा हुआ है और बारीकी से इसको क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, इस प्रकार हम लोगों को सारा नियम पढ़ने के बाद एक प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। वो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, देखिए लिखा है सब्जेक्ट, यानी किसी भी हिंदी के वाक्य को जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को लिखते हैं। तो कर्ता हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन बाटा वर्ब फाइव, यानी वर्ब वन या वर्ब फाइव कर्ता के अनुसार लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है राम पढ़ता है, तो राम कोई वचन है, एक वचन, तो राम यहाँ लिखा गया। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, तो अंत में हम डी है तो एस जोड़ दिए, तो राम रीड्स, यानी ये भी सिंगुलर हो गया, ये भी आपका सिंगुलर हो गया और ये भी आपका सिंगुलर हो गया, एक वचन एक वचन, तो वाक्य आपका सही हो गया। अब सेकंड देखिए, हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ आपका वी क्या है, बहुवचन है, प्लूरल, गो है प्लूरल, पहले से ही है प्लूरल, तो वी गो टू स्कूल, यानी ये प्लूरल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब 3 नंबर वाक्य देखिए, थर्ड नंबर, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए फ्लाई को हम लोग फ्लाइज कर दिए हैं, वाई को आई में बदलकर ई जोड़ा गया है, तो ये भी आपका सिंगुलर हो गया और ये भी आपका सिंगुलर हो गया, तो ये आपका भी वाक्य सही हो गया, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब देखिए 4 नंबर, सोहन आम खाता है, तो सोहन आपका एक वचन है, तो यहाँ सोहन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया।
खाना खनिज क्या होता है, ईट होता है। लेकिन सोहन जब एक वचन में है तो हम टी है अंत में ईट के तो यस जोड़ दिए, तो ये भी आपका एक वचन बन गया, तो ये भी आपका सही हो गया। अरे मैंगो, तो वाक्य सही हो गया। अब 5 नंबर देखिए, लिखा हुआ है वह पानी पीता है, तो वह से कितने आदमी का होता है, तो एक आदमी का, तो ये यहाँ हो गया सिंगुलर हो गया। आई ड्रिंक में एस जोड़ दिए तो भी सिंगुलर हो गया, तो ही ड्रिंक्स वाटर हो गया, यानी एक वचन एक वचन, तो वह पानी पीता है, तो ये भी सेंटेंस सही हो गया। उसी तरह 6 नंबर देखिए, चपरासी घंटी बजाता है, तो प्यून यहाँ पर सिंगुलर है और रिंग में एस जोड़ दिए हैं, तो ये भी आपका सिंगुलर बन गया, तो ये भी सही हो गया। द प्यून रिंग्स द बेल, यानी चपरासी घंटी बजाता है। तो इस प्रकार यह भी सेंटेंस बिल्कुल ग्रामर की दृष्टिकोण से सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो आपको यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। तो इसमें जो नियम लिखाया गया है उसको बारीकी से आप अगर देखेंगे तो एक भी सेंटेंस के गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप विद्यार्थी लोग बारीकी से इन सारे नियमों को समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य अगर निगेटिव में हो तो डू नॉट डज नॉट के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू बटा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आप यहाँ याद रखेंगे जब सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, डू नॉट डज नॉट के बाद क्रिया का पहला रूप अर्थात वर्ब वन लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ ही डज नॉट गो टू स्कूल। यह सेंटेंस सही है। आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यू सेकेंड पर्सन है, तो यू के अनुसार डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यू डू नॉट टेल ए लाई, आप झूठ नहीं बोलते हैं। उसी तरह थर्ड वाक्य देखिए, सोहन गीत नहीं गाता है, तो यहाँ पर सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है अर्थात एक वचन में है। तो आपको मैं बता चुका हूं ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया डज नॉट प्लस वर्ब वन तथा आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो लिखा हुआ है सोहन गीत नहीं गाता है, तो सोहन एक वचन है, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, अब जाकर क्लियर होगा। उसी तरह लिखा है 4 नंबर, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल है, तो दे प्लूरल है, तो प्लूरल का साथ क्या है, डू नॉट का प्रयोग किया था, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई भी वाक्य निगेटिव में हो तो डू नॉट डज नॉट के द्वारा उसे अनुवाद किया जाता है। और हम लोग विचार करेंगे जनरल इंट्रोगेटिव के बारे में। यानी जनरल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सामान्य प्रश्नवाचक, यानी जिन वाक्यों का यस और नो के द्वारा, अर्थात कह सकते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो के द्वारा हम देते हैं उसे जनरल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। यानी सिर्फ यस और नो में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य जनरल इंट्रोगेटिव में हो तो डू और डज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जैसे कि बोर्ड पर दिया हुआ है, क्या आप भारत में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यू सेकेंड पर्सन है, तो यू के अनुसार क्या बाहर निकलेगा, डू, तो डू यू लिव इन इंडिया, ये सेंटेंस सही हो गया। क्या सोहन स्कूल जाता है, यहाँ सोहन क्या है, थर्ड पर्सन है,
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज बाहर निकल जाएगा, तो डज हो गया। सोहन, उसके बाद वर्ब 1 आया, तो डज सोहन गो टू स्कूल, क्या सोहन स्कूल जाता है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस रहेगा, अगर जनरल इंट्रोगेटिव में हो तो डू और डज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जैसे कि और भी हम जनरल इंट्रोगेटिव में वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या वे लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, डू दे ट्रेवल बाई ट्रेन। क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, डज द अर्थ मूव अराउंड द सन। क्या वे लोग कलम से लिखते हैं, डू दे राइट विद ए पेन। क्या आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इस तरह वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद डू डज को सब्जेक्ट के पहले रख कर सकते हैं। अब हम लोग विचार करेंगे स्पेशल इंट्रोगेटिव के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब विशेष प्रश्न का बोध हो, यानी जब हम विशेष तरह का प्रश्न करते हैं, उनको जनरल इंट्रोगेटिव न कहकर स्पेशल इंट्रोगेटिव कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आप स्कूल कब जाते हैं। तो जो प्रश्न कब, कौन, कैसे, कहाँ, यानी इसको बोलते हैं WH, क्वेश्चन वर्ड के द्वारा जिन प्रश्नों का शुरुआत होता है, जैसे कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको, तो इस तरह के वाक्य को स्पेशल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं, यानी WH। जैसा कि लिखा है, आप स्कूल कब जाते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सूत्र में लिखा हुआ है QW, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द। तो इसमें हम लोग QW को ढूंढेंगे। तो इसमें क्या है, कब है, तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है, व्हेन हो गया। अब आपके अनुसार डू बाहर निकलेगा, तो व्हेन डू हो गया, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेशल इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड है वह क्यों है, तो क्यों हम लोग पहले रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज, तो वह है, तो वह के अनुसार क्या लाएगा, डज आएगा, तो व्हाई डज हो गया, ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है। इस तरह और भी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि तुम स्कूल से कब लौटते हो, When do you return from school? तुम्हारा क्लास कब शुरू होता है, When does your class start? आप सुबह में कब टहलते हैं, When do you walk in the morning? वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, Why do they not play football? इस तरह हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव में वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप निगेटिव, जनरल इंट्रोगेटिव तथा स्पेशल इंट्रोगेटिव को आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।